नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, हमने नंबर सिस्टम के मिसलेनियस क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश की और पिछली क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए नंबर सिस्टम के मिसलेनियस क्वेश्चनों में, विविध सवालों में, उम्मीद करता हूं कि चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज की जो क्लास होगी बेटा मिसलेनियस क्वेश्चनों की ही होगी, क्योंकि अभी ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है ना। जब तक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन उनको आपको ना समझा दूं, ठीक है। तो बेटा हमने नंबर सिस्टम की जितने भी टाइप हो सकते थे लगभग हमने वो सारे कवर कर लिए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि नंबर सिस्टम बेटा एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर मैं कहूं कि इसमें और भी पढ़ाया जा सकता है और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई, ठीक है बेटा। तो क्योंकि इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को, ठीक है। चलिएगा, तो जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर देख ही लिया होगा 9, क्योंकि हमने इससे पहले 8 क्वेश्चन विविध सवाल कर लिए, है ना। तो आज का जो क्वेश्चन है बेटा 9वां क्वेश्चन है जो कि यूपी पुलिस 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, मैं पढ़ देता हूं, एक बार तुम भी समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है बेटा कि 3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A 100वें स्थान पर, B 10वें स्थान पर तथा C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC के रूप में पुनः लिखा गया तथा 7, 11, 13 के लैसे से विभाजित किया गया। तो परिणाम क्या होगा। तो बेटा ऑप्शन जो दे रखे हैं, ऑप्शन A, B, C और D मैं लिख देता हूँ, लिखे हुए हैं वैसे तो, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप देख लेना। तो ABC, फिर ऑप्शन है बेटा CBA, फिर है BCA और फिर क्या है AA, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है बेटा 3 अंकों की एक संख्या दे रखी है ABC, 3 अंकों की एक संख्या ABC दे रखी है और कहा गया है कि C इकाई के स्थान पर है, B 10वें स्थान पर है और A जो है सैकड़े के स्थान पर है। तो इस संख्या को पुनः ABC की फॉर्म में लिख दिया गया, यानी कि ABC की फॉर्म में लिख दिया गया, यानी कि 6 अंकों में बदल दिया गया, ठीक है बेटा। तो अब ये कहा गया कि अगर हम इस 6 अंकों की संख्या को वापस 7, 11 और 13 के लैसे से विभाजित करें, भाग दे यानी कि डिवाइड करें, तो बताइए क्या बचेगा। तो जैसे कि बेटा हमने पिछली क्लास में एक कंसेप्ट समझा था 1001 के बारे में। तो 1001 के बारे में बेटा हमने ये समझा था कि 1001 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम किसी भी 3 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि ABC से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है 2 बार रिपीट हो जाती है संख्या, यानी कि ABC ये 2 बार रिपीट होकर 6 अंकों में बदल जाती है। तो बेटा इस बात का मतलब यही होगा कि ABC का जो मतलब है, ये 6 अंकों की जो संख्या लिखी हुई है, इस बात का मतलब बेटा यही है कि 1001 गुणा ABC। तो इस बात का मतलब बेटा यही होगा कि 1001 गुणा ABC। तो ये चीज हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी, ठीक है बेटा। तो ये कहा गया है कि अगर इसको 7, 11 और 13 के एलसीएम से विभाजित किया जाए तो बेटा 7, 11 और 13 ये 3 क्रमागत अभाज्य संख्या है, 3 क्रमागत अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या होने के साथ साथ तीनों ही नंबर सहभाज्य भी है। सहभाज्य का मतलब होता है जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन न दिखाई पड़े, यानी कि जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर 1 होता है। बात समझ में आई। और जिन संख्याओं का मैक्सिमम कॉमन फैक्टर अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है तो उनका जो लैसा होता है बेटा वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका मतलब 7, 11 और 13 का जो एलसीएम होगा वो 1001 होगा। अगर मैं इस संख्या को 7, 11 और 13 के एलसीएम से भाग कर दूं, 7, 11 और 13 के एलसीएम से भाग कर दूं, के एलसीएम से भाग कर दूं, तो एलसीएम क्या बनेगा बेटा 1001 ही बनेगा, 1001। तो ये पूरा कैंसिल आउट होगा। कैंसिल आउट होने के बाद जो रिजल्ट बन के आएगा ABC आएगा। तो इस बात का मतलब बेटा ये है कि हमारा जो आंसर होगा वो पहला ही ऑप्शन होगा। क्लियर हुई बात। तो बहुत ही आसान सवाल था कि अगर आपको 1001 के बारे में पता होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इतनी चीज भी मैंने इसलिए लिखी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि इस सवाल में पेन और पेंसिल, पेन और पेपर की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं उसको। क्वेश्चन में ये कहा गया
कि ABC 3 अंकों की संख्या है, उसको अगर हम 2 बार रिपीट करके लिखेंगे तो 6 अंकों की बनेगी, यानी कि ABC बनेगी। अगर इस संख्या को 7, 11, 13 के एलसीएम से भाग करोगे तो परिणाम क्या बचेगा? तो जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि ABC का मतलब क्या होगा, 1001 गुणा ABC होगा, और 7, 11, 13 का एलसीएम क्या होगा बेटा, 1001 होगा। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो एक कैंसिल होगा और बचेगा क्या, ABC बचेगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। क्लियर हुई बात? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे कि आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा एक बार, आप समझने का प्रयास करो फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है समझिए भाई, मैं पढ़ देता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है? 133 है, 433 है, और 533 है, और 833 है। तो यही हमारे ऑप्शन है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा यूपी पुलिस 2018 में पूछा हुआ है, यूपी पुलिस 2018 में पूछा हुआ था। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपके सामने जरूर आया होगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बेटा हमें केवल इतना ही बताना था कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। भाज्य का मतलब कंपोजिट नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है। तो भाज्य नहीं है का मतलब क्या होगा बेटा, वो आपसे केवल ये पूछना चाहता है कि निम्न 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या अभाज्य है, यानी कि प्राइम नंबर कौन सा है, ये आपसे जानना चाहता है केवल वो, ठीक है ना, कि प्राइम नंबर कौन सा है। तो इस सवाल को करने से पहले मैं छोटे छोटे कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा अलग नंबर से। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल दूं कि आप मुझे बताइए 173 क्या ये संख्या अभाज्य है या भाज्य है, आपको ये बताना है। तो 173 के बारे में अगर आपको ये पता करना है कि 173 अभाज्य है या भाज्य है तो कैसे पता करोगे? देखिए समझने का प्रयास करना भाई, हम इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से डील करते हैं वो समझ रहे हैं, ठीक है ना। यूपी पुलिस के लिए स्पेशल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इस बार भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो समझिए भाई 173 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपको पता कैसा करना है कि ये अभाज्य है या भाज्य है। देखो एक तो आपको डिविजिबिलिटी रूल का ज्ञान हो, और डिविजिबिलिटी रूल की क्लास मैं आपको पढ़ा चुका, तो आप जो है देख लेना अपने आप, है ना। चलिएगा, तो 173 की अगर मैं बात करूं तो आपको करना क्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्या देखनी है जिसका वर्ग जस्ट 173 से बड़ा हो। मैंने कहा कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर देखिए, ऐसा प्राकृतिक संख्या देखिए जिसका मैं स्क्वायर कर दूं और स्क्वायर करने के बाद वो नंबर जस्ट 173 से बड़ा है, जस्ट 173 से बड़ा है। तो देखिएगा अगर मैं 13 का स्क्वायर करता हूं बेटा 169 होता है, और 169 173 से छोटा है। तो अगर मैं 14 का स्क्वायर करता हूं 196 होता है, और 196 173 से बड़ा है। और मैंने आपको यही समझाया कि ऐसी संख्या चुनिए, ऐसी प्राकृतिक संख्या चुनिए जिसका वर्ग, जिसका स्क्वायर जस्ट 173 से बड़ा हो। तो अब करना क्या होगा बेटा, जो 14 नंबर आया ना, ये 14 नंबर, 14 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 14 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उन सब से आपको इसको काट कर देखना है। अगर किसी एक से भी कैंसिल आउट हो गया तो उस बात का मतलब ये होगा कि ये संख्या अभाज्य नहीं है, फिर ये भाज्य कहलाएगी। क्योंकि अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर का मतलब केवल इतना सही होता है जो एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे, जो एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे। तो सबसे पहले बेटा आप 14 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं है ना वे सब लिख लो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होगी बेटा, 2, 2 के बाद क्या होगी 3, 3 के बाद क्या होगी 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, और केवल यही है। तो आप मुझे बताइए 2 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो क्या, ये 173 2 से डिवाइड होगी? आप कहोगे सर नहीं, यूनिट डिजिट 3 है, 2 से नहीं कटेगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो, अंकों का योगफल 3 से कटे, 7 और 3 10 और 1 11, 11 3 से नहीं कटेगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, ये 5 से भी नहीं कटेगा। 7 2 14, ठीक है ना, कितना बचा 33, ये 7 से भी नहीं कटा। तो 11 से काट दो, 3 और 1 4, ये 11 से भी नहीं कटेगा। 13 ही कम 13, 43 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 173 है ये इन संख्याओं से नहीं घटा, तो इसका मतलब ये 1 और 173 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता। तो इसका मतलब 173 क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हुई होगी। एक तरीका ये हो गया, ठीक है ना। एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं भाई, ठीक है ना। देखिए ये नोट कर लिया, दूसरा एग्जांपल समझते हैं, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है।
जैसे मैं तुमसे पूछ लूं कि बताइए 341 अभाज्य है या फिर भाज्य है, 341 अभाज्य है या फिर भाज्य है, तो फिर से सेम काम वही कि ऐसा नेचुरल नंबर चुनिए जिसका वर्ग जस्ट 341 से बड़ा हो। तो 17 का स्क्वायर 289 छोटा होता है, 18 का स्क्वायर 324 छोटा होता है, 19 का स्क्वायर 361 जो कि 341 से बड़ा है। तो मैं अब क्या बोलूंगा कि 19 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब लिख लो। 19 तक 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। तो 19 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं ये सब लिख ली। अगर इनमें से किसी एक से भी ये 341 पूरा डिवाइड हुआ तो इस बात का मतलब है कि ये संख्या अभाज्य नहीं रहेगी, ये भाज्य कहलाएगी। तो चेक करने की कोशिश कर दे भाई, 2 से तो ये कटेगा नहीं, 4 और 3 7 और 1 8, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा, 7 7 चौक 28, कितना बचा 2 और 4 6, 61, ये 7 से भी नहीं कटेगा, 3 और 1 4 और 4, बेटा ये 11 से डिवाइड हो गया क्योंकि 11 ही कम 11, वो 11 3 33 और 11 ही कम 11। तो इसका मतलब ये जो 341 है ये 11 से पूरा डिवाइड होता है, यानी कि 1 और 341 के अलावा ये 11 से भी पूरा डिवाइड हुआ। तो इस बात का मतलब हुआ कि ये संख्या जो है अभाज्य नहीं है, ये संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या है। बात समझ में आई? तो ये प्राइम नंबर नहीं है। और एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे, देखिएगा। मान के चलो हमें पता करना है बेटा 437 कि ये जो 437 है ये संख्या बतानी है कि ये 437 हमारी भाज्य है या फिर अभाज्य है। तो समझिएगा, तो सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि ऐसी संख्या चुनिए, ऐसी प्राकृतिक संख्या लीजिए जिसका वर्ग जस्ट 437 से बड़ा है। तो 441 मेरे समझ में आता है कि क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, तो इसका मतलब 441 21 का स्क्वायर बनता है, तो 21 का स्क्वायर से छोटा है ये 437। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 21 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं अगर उनमें से किसी एक से भी ये 437 पूरा डिवाइड होता है तो इस बात का मतलब ये होगा कि ये संख्या अभाज्य नहीं रहेगी। तो चेक करने का प्रयास करेंगे भाई, जैसे कि 2 है तो 2 से बेटा ये कटेगा नहीं, 7 है यूनिट डिजिट पे, 3 से देखते हैं, 7 और 3 10 4 14, ये 3 से भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 5 से भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 7 से देखते हैं, 7 पंजे 35, 5 और 3 8 है ना, तो 87, 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक है ना, 7 पंजे 35, 5 और 3 8 87, नहीं कटा ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं बेटा, इसको काट के देखते हैं किससे, 11 से, तो 4 और 7 11, 11 में से 3 गए 8, ये 11 से भी नहीं कटेगा। फिर नंबर आया बेटा 13 क्या, तो 13 3 39, 47 से बचेगा, ये 13 से भी नहीं कटा। फिर नंबर आया बेटा 17 का, तो 17 दूनी 34, 6 और 3 9 97, इससे भी नहीं कटेगा। फिर 19 का नंबर आया बेटा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 3 और 2 5, यानी कि 57, 19 थी 57, यानी कि ये 19 से पूरा डिवाइड हुआ। तो इसका मतलब ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा, न कि अभाज्य, न कि प्राइम नंबर। तो 437 बेटा ये जो संख्या बनी ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारी भाज्य संख्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हमें पता करना होता है कि दिया गया नंबर भाज्य है या फिर अभाज्य है। क्लियर हुई बात? तो हमारा जो यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है बेटा, तो इसका आपने आंसर दे भी दिया होगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये चीजें समझी होगी तो आंसर आपका आ चुका होगा। तो चलिए देखते हैं बेटा कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि दी गई संख्याओं में से ये बताना है कि कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। भाज्य नहीं है का मतलब क्या होगा, अभाज्य कौन सी है, हमें ये बताना है प्राइम नंबर कौन सा है। तो अगर बेटा मैं 133 की बात करूं तो 133 तो साफ साफ दिख रहा है ना, 19 7 133 होता है। अगर आपको 19 का पहाड़ा आता है या 7 का पहाड़ा आता है, ये तो पूरा 137 कट गया पूरा। अगर आपको चेक ही करना है तो इस तरीके से कर सकते हो भाई, 133 से बड़ा ऐसी संख्या, यानी कि एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग 133 से बड़ा है ना। तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, तो 12 का स्क्वायर है बेटा 144, ये 133 से बड़ा है। तो इसका मतलब हमें करना क्या होगा, 12 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब चीज लिख लो, 12 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिएगा बेटा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। इसके अलावा तो नहीं है, ये 2 से कटेगा ही नहीं,
3 से देख लो, 3 और 3 6 और 1 7, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 एकम 7, 63 7 नम 63, तो बेटा ये 7 से घट गया, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, ये भाज्य नहीं है, अर्थात अभाज्य नहीं है। बात समझ में आई। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या था, 433। अब अगर 433 की मैं बात करूं तो 433 के लिए फिर से वही काम करना है कि ऐसी संख्या चुनिए, ऐसी प्राकृतिक संख्या लीजिए जिसका वर्ग जस्ट 433 से बड़ा है। तो हमें तो 441 दिखाई दिया, 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो इसका मतलब 21 का स्क्वायर 441 होता है, जो कि 433 से बड़ा है, ठीक है ना। तो 433 से बड़ा है, तो 21 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे कि 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, अगर इनमें से किसी भी एक संख्या से ये कट गया या पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इस बात का मतलब है कि ये जो संख्या कहलाएगी ये अभाज्य नहीं रहेगी, ये भाज्य कहलाएगी। फिर तो चलो चेक करते हैं बेटा, ये जो 433 है ये 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 और 3 6 और 4 10, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से काटने की कोशिश करेंगे, 7 पंजे 35, 7 7 49 ज्यादा हो गया, 7 पंजे 35, 5 और 3 8 83, ये 7 से भी नहीं कटेगा, 4 और 3 7, 7 में से 3 गए 4, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 3 39, 13 3 39, कितना बचा 4 43, ये 13 से भी नहीं कटेगा, 17 दूनी 34, 6 और 3 9 93, ये से भी नहीं कटेगा, 19 दूनी 38, 53 बचेगा, 53 19 से भी नहीं कटेगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो 433 है ये किसी भी नंबर से नहीं पूरा पूरा डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी भाज्य नहीं है, ये संख्या हमारी अभाज्य है। तो बेटा हमारा जो आंसर आया वो 433 ही आया। तो इसी प्रकार आप इनको चेक कर सकते हो, इन ये दोनों संख्याएं जो होगी, ये दोनों संख्याएं बेटा भाज्य होगी, यानी कि कंपोजिट होगी, तो इसका मतलब ये किसी न किसी नंबर से कट रही होगी, चेक कर लेना। बाकी मैंने तुम्हें तरीका समझा दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम तब तक यहाँ पर पढ़िएगा, क्या है क्वेश्चन, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 समझिए भाई, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। देखिए बेटा ये भी यूपी 2019 यूपी कांस्टेबल 2019 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग। सबसे पहले मुझे बताओ सबसे छोटी, इस दुनिया में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई। इस दुनिया में सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या 1000 होती है कि नहीं। अब सवाल में लिखा हुआ है, कंडीशन क्या दे रखी है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो लेकिन वो 11 से डिवाइड होता हो। बेटा आपको 1001 के कंसेप्ट के बारे में पता है, क्योंकि 1001 जो संख्या है वो 4 अंकों की होती है और वो 11 से भी पूरा पूरा डिवाइड होती है। अगर मैं इसमें 1 जोड़ देता हूं तो 1001 बनेगी कि नहीं, और ये 4 अंकों की भी है और ये 11 से डिविजिबल भी है। बात समझ में, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ही 1001 के ऊपर ही क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। तो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या तो 1001 होगा, और इसके अंकों का योग कितना बनेगा बेटा, 2 बनेगा। इसके अंकों का योग कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है ना। 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल क्या होगा। तो अब सवाल में यह भी दे रखा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जो 13 से भी विभाजित होती हो, तो जो 1001 होती है ये 13 से भी तो विभाजित होगी, तो इसके भी अंकों का योगफल कितना है बेटा, 2 आया। अब सवाल में कहा गया कि इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग का गुणनफल क्या होगा, यानी कि इस संख्या के अंकों का योग इस संख्या के अंकों का योग का गुणनफल पूछ लिया। तो बेटा बताओ कितना होगा, 2 दूनी 4, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन है ना 4। क्लियर होगी बात। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हुई होगी। देखिएगा 1001 के ऊपर कितने क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, बात समझ में आई। तो इसलिए 1001 जो नंबर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई। बात समझ में आई, ठीक है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 तब तक आप पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 2 संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं A, B, C और D, ठीक है।
74, 78, 80 और 90। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि गुणनफल तो दे रखा है बेटा कितना 1575 और जो भागफल दे रखा है और उनका भागफल 9/7 है। भागफल दे रखा है 9/7, ठीक है ना। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो बेटा समझने का प्रयास करना, बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन में ये कहा गया कि दो संख्याएं हैं हमारे पास। अब हमें तो नहीं पता ना संख्याएं कौन सी है हमारे पास, बस हमें इतना बताया गया कि दो संख्याएं हमारे पास और उन दो संख्याओं का जो गुणनफल दे रखा है वो 1575 दे रखा है कि इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1575 है और उन्हीं संख्याओं का जो भागफल है वो 9/7 है। तो बताइए उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बेटा अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है मात्र 1 सेकंड में निकल जाए तो बेटा बिना पेन और बिना पेपर के आप सेकंडों में आंसर दे सकते हो, लेकिन आपको इन सब चीजों को सीखने के लिए मेरे साथ जो है बने रहना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको वही बस कि भाई सवाल पेपर में आ गया और पेपर में सवाल आ गया तो तुम्हारे हर एक क्वेश्चन में रगड़ रहे हो, तुम पेन भी और टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तो बेटा बर्बाद नहीं करना, क्योंकि हर पेपर में अगर मान के चलो 25 सवाल है तो 25 सवाल में से कम 12-13 सवाल तो ऐसे होते हैं जो सेकंडों में होने वाले होते हैं, जिसपे हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो सेकंडों में कैसे करें वो चीज मैं बताऊंगा आपको, समझिएगा। तो बने रहना मेरे साथ हमेशा, ठीक है। देखिएगा तो क्वेश्चन ये कहा गया कि दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 1575 है और उन संख्याओं का जो भागफल है वो 9/7 है। तो बताइए योगफल क्या होगा। तो एक बात समझिएगा भाई, हमें संख्या का तो पता नहीं, तो संख्या हमने मान ली एक संख्या A और एक संख्या B और इन दोनों का ही गुणनफल दे रखा ना 1575 और फिर कहा कि इन दोनों का भागफल, भागफल का मतलब है कि हमने एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग कर दिया तो भागफल आया 9/7। भागफल कितना है 9/7 आया। तो अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जो A/B लिखा हुआ है इस बात का मतलब 9/7 है। तो क्या मैं इस बात का मतलब ये भी कह सकता हूं कि A/B है। भाई A/B का मतलब यही तो है एक तरीके से A/B, यानी कि इनका जो रेशियो है 9:7 है। और वो सवाल में यही तो पूछना चाह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आप कहोगे सर 9 और 7 16, 16 का मल्टीपल आंसर है, यानी कि आंसर जो भी होगा वो 16 का मल्टीपल होगा, 16 से पूरा पूरा डिवाइड होता होगा। तो मुझे बताओ 74 होगा क्या? नहीं होगा। 78 होगा क्या? नहीं होगा। 90 होगा क्या? नहीं होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 16 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो हमारा आंसर केवल इतना है। तो हमें तो केवल योगफल बताना था, यहीं से पता लग गया कि 9 और 7 16, 16 का मल्टीपल आंसर केवल एक ऑप्शन। खत्म करनी थी बात, यहीं पे कहानी यहीं पे खत्म थी सवाल की, ठीक है ना। लेकिन सॉल्यूशन भी मुझे सिखाना है आपको साथ साथ में, क्योंकि सॉल्यूशन भी आना चाहिए और ऑप्शन से किस तरीके से हम जो है एलिमिनेट करते हैं वो भी आपको सीखना है, ठीक है ना। चलिएगा अब मैं सिखाता हूं सॉल्यूशन कि इस सवाल को तुम किस तरीके से करोगे, समझने का प्रयास करना भाई, ठीक है ना। मुझे बताओ अगर ये A की वैल्यू में 9 यूनिट मान लूं तो यानी कि 9x मान लूं, B की वैल्यू 7 यूनिट है, इनके 7x है। तो क्वेश्चन में वैल्यू के रूप में जो चीज दे रखी होती है ना बेटा, वही हमें क्या करते हैं, हम अनुपात से निकालते हैं। तो गुणनफल दे रखा है तो A और B का गुणनफल, तो 9 7 63x², तो हमारा गुणनफल क्या बनेगा 63x² बनेगा, जो किसके बराबर होगा 1575 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 1575 के बराबर होगा। तो बस यहाँ पे अब काट पीट करनी है और कुछ नहीं करना है ना। 9 7 63, 9 एकम 9, कितना बचा 6, 9 7 63, 4 9 5 45, ठीक है ना। तो 7 से उड़ा दो इसको, 25 बार घटेगा, 25 7 175। तो बेटा x की जो वैल्यू आई वो 5 आई, x की वैल्यू कितनी आई 5 आई। आपसे जानना चाह रहा था कि योगफल, तो योगफल कितना होगा 9x और 7x यानी कि 16x की वैल्यू आपसे वो पूछना चाह रहे हैं। तो x की वैल्यू बेटा 5 है, तो 16 गुना 5 यानी कि कितना आया बेटा, ये आ गया आपका आंसर 80, जो कि आपका कौन सा आंसर होगा, आपका सी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है चीजें एकदम क्लियर हुई होगी, सॉल्यूशन भी आपके सामने है और जो ट्रिकी मेथड है वो भी आपके सामने है, सेकंडो वाला भी मेथड आपके सामने है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 12 जो है समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आप देखिएगा तब तक क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है समझिएगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है समझिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 9375, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया तो भागफल 15 आता है। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखे है बेटा A B C और D,
कह रहा कि संख्याओं का योगफल क्या होगा, कह रहा कि 375 होगा या फिर 380 होगा या फिर 400 होगा या फिर 425 होगा। तो समझने का प्रयास करेंगे भाई, ये भी एज इट इज इसी तरीके का सवाल है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 9375 है, यानी कि 9375 है। और अगर हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो बेटा भागफल 15 आता है। क्या आता है? 15 आता है। तो बताइए उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है ना, हमें ये तो नहीं पता ना दो संख्याएं वे कौन सी है, तो हमने फिर से एक संख्या एक ए मान ली, एक बी मान ली, उन दोनों का ही तो गुणनफल दे रखा 9375। अगर बड़ी संख्या हमारी ए है और मैं छोटी संख्या बी से भाग कर दूं तो भागफल हमारा 15 आता है। तो क्या मैं इस 15 को 15/1 नहीं लिख सकता? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकता हूं, 15/1 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 15 यूनिट है और बी की वैल्यू 1 यूनिट है। और अगर आपसे पूछना ये चाहता है कि दोनों का योगफल क्या होगा, तो 15 और 1 16, इसका मतलब आंसर जो भी होगा वो 16 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो चेक कर लो भाई, ये 5 है, इससे तो 4 से ही नहीं कटेगा, 16 से तो खाक कटेगा। तो ये तो देखते उड़ा दिया हमने भाई, बात समझ में आई। तो ये 4 से कट गया, देखते 16 से कटेगा, 16 का पढ़ा तो आता होगा ना। तो 16 दूनी 32, कितना बचेगा? 60 बचेगा। 60 16 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। देखो ये 4 से ही नहीं कटेगा तो 16 से कैसे कटेगा? नहीं कटेगा, तो आंसर तो एक ही बचा। ये 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, पूरा पूरा घट गया। तो इसका मतलब आंसर बेटा 400 होगा। लेकिन सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करने का तरीका वही होगा जो अभी मैंने आपको समझाया। देखते हैं क्या करना है भाई। ए की वैल्यू हम 15x मान ले, बी की वैल्यू हम 1x मान ले, तो दोनों का गुणनफल कितना? 15 ही कम 15, x इंटू एक्स कितना? एक्स स्क्वायर। तो इसी की वैल्यू दे रखी है 9375 के बराबर। तो 15 से उड़ा दो भाई, 15 छिक्का 90, 37, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। तो x का मान कितना है बेटा? 25 आया, क्योंकि 625 का कर दिया वर्गमूल। तो x का मान आया 25। तो अगर x का मान 25 है, दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो 15x और 1x कितना बना? 16x। तो 16 गुणा 25 कितना आया? ये आया 16 गुणा 25 यानी कि 400। तो हमारा जवाब बेटा 400 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करता हूं चीजें एकदम क्लियर हुई होगी। तो एक बार इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 14 है ना। नोट कर लिया इसको, चलिएगा। तो तब तक आप जो है क्वेश्चन नंबर 14 को समझने का प्रयास करें, तब तक मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर भाई 14 है ना। देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है, क्या कहता है देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 11520, 11520, ठीक है। और उनका भागफल 9/5। भागफल भी कितना दे दिया बेटा? 9/5 दे रखा है, उनका भागफल 9/5। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो ये भी सेम इसी तरह का सवाल है, लेकिन इस बार जो है सवाल में योगफल ना पूछकर इसमें क्या पूछ लिया बेटा? इसमें पूछ लिया अंतर, ठीक है ना। तो अंतर पूछ लिया, इसमें अंतर क्या होगा समझिएगा। सेम एज इट इज बिल्कुल यही अप्रोच लगानी है आपको। अब की बार योगफल ना पूछ के अंतर पूछ लिया। तो 9 में से 5 घटाओ, कितना बचा? 4। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आंसर जो भी होगा ना वो 9 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 9 और 5 के अंदर 4 होगा। और 4 का मल्टीपल देखना है हमें, 4 का मल्टीपल क्या हो सकता है। तो बेटा 4 का मल्टीपल क्या होगा समझने का प्रयास करें, है ना। 4 का मल्टीपल 60 है, 4 का मल्टीपल 64 है। क्या 4 से 74 कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से 70 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 2 ऑप्शन तो बेटा हमने देखते ही हटा दिए, बचे 2 ऑप्शन। अब 2 में फंस गया भाई हम। इसका मतलब अब हमें करना क्या पड़ेगा? अब हमें सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो सॉल्यूशन करते हैं भाई अब, है ना। तो दो संख्याएं थी, एक संख्या ए एक संख्या बी, दोनों का गुणनफल दे रखा 11520। तो इन्हीं का भागफल है a/b 9/5, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं एक संख्या a को 9x मानता हूं और b को 5x मानता हूं, तो इनका गुणनफल दे रखा 9 पंजे 45, 45 एक्स स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। और ये किसके बराबर है? 11520 के बराबर है। तो बेटा हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि काट पीट मचानी ही मचानी पड़ेगी, ठीक है ना। 9 पंजे 45, 9 से हटा दो, 9 एकम 9, 25 आ गया। 9 दूनी 18, इनके 9 एकम 9 और 2 11, 9 25 आ गया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है। तो 7 72, 9 8 72, 0 5 से उड़ा दो भाई। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 28, 5 पंजे 25, 5 अंक 30। तो एक्स स्क्वायर 256 है, इसका मतलब एक्स का मान 16 आ गया।
अगर x का मान 16 आ गया, आपसे जानना चाह रहा था इन दोनों का अंतर। 9x 5x का अंतर है कितना, 4x। तो x की वैल्यू बेटा 16 है, 4 गुणा 16, तो आंसर हुआ हमारा 64, जो कि हमारा बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। क्लियर हुई बात? तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त हो चुका। उम्मीद करता हूँ चीजें एकदम क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। इसको नोट करो फटाफट, तब तक मैं पानी पी लूँ, है ना, ठीक है। चलिए भाई पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन में दिया हुआ बेटा 16, 18, 14 और 15। आपसे जानना चाहता है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो बेटा हमें दूर दूर तक नहीं पता कि वे दो संख्याएं क्या होगी, ठीक है। तो हम मानकर चलते हैं कि हमारी जो संख्याएं हैं, एक संख्या ए रही होगी और एक संख्या बी रही होगी। अगर मैं बड़ी संख्या ए को मान लूं तो हमारे पास बड़ी संख्या ए है। बात समझ में आई? ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसा वैसा एकदम से काम करना है, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन में कहा गया कि यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो बड़ी संख्या ए है तो इसी के 3 गुने को अगर हम भाग कर दे किससे? छोटी संख्या से। छोटी संख्या हमारी बी है, भाग कर दिया जाए छोटी संख्या से तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 आता है। तो भागफल भी 6 और शेषफल भी 6। क्लियर हुई बात? एक चीज तो ये दे रखी है। दूसरी चीज क्या दे रखी है? यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या है बी, अगर मैं इसके 5 गुने को यानी कि 5b को बड़ी संख्या से भाग करता हूं, बड़ी संख्या यानी कि ए से भाग करता हूं, ठीक है, तो भागफल आता है 2 और शेषफल आता है बेटा 3। शेषफल कितना बचता है? शेषफल बचता है 3। तो आपसे वो ए की वैल्यू जानना चाहता है। तो पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। भाई दो संख्याएं हैं, एक हमने ए मान ली और एक संख्या हमने बी मान ली। अब हमें ये नहीं पता था कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, तो हमने ए को बड़ा कर दिया और बी को छोटा कर दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया कि अगर बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या बी से भाग करते हैं तो भागफल और शेषफल दोनों समान आते हैं। दोनों के दोनों क्या आते हैं बेटा? 6 आते हैं। बात समझ में आई? फिर दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा था कि अगर छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग करते हो तो भागफल आता है 2 और शेषफल आता है 3। तो बताइए बड़ी संख्या क्या होगी? तो बेटा आपने ये तो पढ़ा ही था ना, मैंने पढ़ाया भी था कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के होता है, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये चीज मैंने आपको बता रखी है। तो मुझे बताइए यहां से मैं 3a की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो। 3a जो होगा वो किसके बराबर होगा? भाजक गुणा भागफल यानी कि 6b और प्लस शेषफल कितना है बेटा? 6। तो यहां से मैं ये बताओ 3 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को तो a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू होगी 2b प्लस 2। बोलो बात समझ में आई क्या? तो इतनी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? आप कहोगे सर बिल्कुल आई, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो भाज्य है 3a ये भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा, यानी कि 6b प्लस 6। तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया तो a बराबर 3 दूनी 6b, 2b प्लस 3 दूनी 6, यानी कि 6 जो है 2 बार कट गया तो a की वैल्यू यहां से निकाल ली। ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे 5b की वैल्यू निकाल लूं तो 5b किसके बराबर होगा? भाजक गुणा भागफल यानी कि a इंटू 2 कितना? 2a प्लस के 3। तो आपसे जानना ये चाहता है कि बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि a की वैल्यू आपसे जानना चाहता है। किसकी वैल्यू बेटा? a की वैल्यू जानना चाहता है। तो इसका मतलब a की वैल्यू बेटा तभी निकलेगी जब हमारे पास b की वैल्यू होगी, क्योंकि a की वैल्यू जो डिपेंड कर रही है वो b की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब हमें b की वैल्यू को निकालना पड़ेगा पहले। अब b की वैल्यू कैसे निकलेगी अब समझने का प्रयास करेंगे। भाई मुझे ये बताओ, यहाँ पे 2a दिखाई दे रहा है आपको, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये वैल्यू 2a की वैल्यू मैं यहां पर रख दूं, देखिए करके देख लो, 2a बराबर 2 दूनी 4b प्लस 2 दूनी 4, 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 4b प्लस 4 मैं यहां पर रख देता हूं 4b
प्लस 4, 4 रखोगे 4 और 3 7 हो गया, ये हो गया 5b। तो बेटा b की जो वैल्यू आएगी, b घटेगा इधर से 5b में से, तो b की वैल्यू कितनी है 7। अगर b की वैल्यू 7 है तो a की वैल्यू अब निकालना आसान है भाई। b की वैल्यू यहाँ पे 7 रख दो, 7 दूनी 14 प्लस के 2, तो a की वैल्यू कितनी आई बेटा, a की वैल्यू आई 16। और यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन ए हमारा इस सवाल का उत्तर है। तो अगर फिर भी कोई पॉइंट बचा होगा तो एक बार जो है रिवाइंड करके देख लेना, हालांकि मैंने ऐसा कोई पॉइंट छोड़ा नहीं इसमें, ठीक है ना। जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया वैसा वैसा हमें काम करना है, ठीक है बेटा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा तब तक आप। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो भाई जल्दी से। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा समझते हैं। तो 16वां सवाल हमारे पास है बेटा, ये देखिए, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है ना। ऑप्शन में कहा 72, 216, 354 और जी 726। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से बहुत जल्दी बहुत स्पीड के साथ पेपर में अंजाम देना है, वो चीज़ों को समझना है, ठीक है। चलिएगा तो क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा, 3 संख्याओं में से, तो संख्या कितनी है बेटा 3, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो जैसे जैसे सवाल में कहा गया वैसा वैसा काम करो। पहले तो 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है, तो दूसरी जो है बेटा वो पहली संख्या की कितना गुना है, 3 गुना। तो मैंने लिख दिया कि दूसरी पहली की 3 गुना है। और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है, और तीसरी जो संख्या है बेटा वो पहली संख्या की 3/4 है, यानी कि 3 चौथाई है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि यदि तीनों संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा, 114। भाई एवरेज कितना है, 114 है, तीनों संख्याओं का एवरेज 114। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप के सवाल को किस तरीके से अंजाम देना है एग्जाम में बहुत जल्दी, तो वो चीज आपको सीखनी है। तो बेटा सबसे पहले आपको इस तरीके से करना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख दिया। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो दूसरी संख्या है ना वो पहली संख्या का 3 गुना है, जबकि जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या का 3 चौथाई है। तो बेटा हम अपने सवाल को जल्दी करने के लिए जो बटे की वैल्यू 4 है ना, इसको खत्म करते हैं पहले। तो मैंने क्या मान लिया कि जो हमारी पहली संख्या है वो 4 है, पहली संख्या क्या है बेटा 4, तो 4 का 3/4 तो 3 ही हुआ ना, तो इसका मतलब तीसरी संख्या कितनी हुई 3। और जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का 3 गुना है, तो 4 × 12। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारी दूसरी संख्या 12 यूनिट रही होगी। तो हमने ना बहुत जल्दी से क्या कर दिया, तीनों संख्याओं का रेशो निकाल दिया। ये रेशो निकालने की एक कला है इस तरीके से, ठीक है ना, बहुत जल्दी निकलता है, ठीक है ना। तो सवाल में क्या बोला गया, सवाल में बोला गया बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में कि बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आप मुझे बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी आपकी, सबसे बड़ी संख्या 12 ही तो बनेगी। तो 12 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, केवल 12 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है कि 12 यूनिट की वैल्यू 12 × 72, 72 ये भी कट के 12 × 12 96 ये भी कटता है। तो इसका मतलब ऑप्शन में तो यहाँ फंसी जाएंगे ना हम, क्योंकि 72 भी 12 का मल्टीपल है, 216 भी 12 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 12 और 3 15, 15 और 4 19, यानी कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना बना 19, जबकि तीनों संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है वो 114 है। तो योगफल कितना बनेगा भाई, तीनों संख्याओं का 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 19 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास, 114 × 3। और 19 का अगर पाड़ा याद हो तो 19 सिक्का 114 और 36 18, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 18। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 18 है तो 12 यूनिट की वैल्यू तो निकालनी है आपको, तो 18 की मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूनी 36, 216 नहीं आ गया। तो इस बात का मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को अंजाम देना है, ठीक है भाई। चलिएगा नोट करो जल्दी से और क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो भाई तुम, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है समझने का प्रयास करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखते हैं। देखिए भाई
तीन संख्याओं का योगफल 132 है। तो यहाँ पे भी कितनी संख्या है? तीन। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा कि तीन संख्याओं का योगफल 132 है, तो योगफल जो दे रखा है वो 132 दे रखा है। क्लियर होगी बात? यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी हो, तो अब की बार पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना है बेटा? 2 गुना है। ठीक है ना? पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है बेटा? 2 गुना है। और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 हो। तीसरी संख्या पहली संख्या का क्या है बेटा? 1/3 है। तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 हो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन में यहां लिख देता हूं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन है भाई 36, 32, 60 और 48। समझिए भाई, क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो किस तरीके से अंजाम देना है वो देखते हैं भाई। मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो मैंने वो काम किया। सबसे पहले आपको भी इसी तरीके से अंजाम देना है। ठीक है ना? तो पहली संख्या दूसरे का दुगुना है और तीसरी संख्या पहले का 1/3 है, 1/3 है। अगर मैं इसको 3 मान लूं, अगर मैं इसको 3 मान लूं तो इसकी आधी 1.5 हो जाएगी। तो इसका मतलब 1.5 का मतलब पॉइंट में चली जाएगी बात। तो बेटा पॉइंट में मत ले जाना, तुम 3 का मल्टीपल मान लो। 3 का मल्टीपल कितना? 6। 3 का मल्टीपल 6, 6 का 1/3 कितना? 2। और ये 6 जो है इस दूसरी संख्या का डबल है, तो उसका आधा कर दो 3। तो रेशियो कितना आ गया? 6, 3, 2। तो पॉइंट से बचना है, हमेशा याद रखना इस बात को भाई। अगर मैं इसको 3 मानता तो 3 का 1/3 1 हो जाता, लेकिन ये जो 3 है इस दूसरी का डबल भी था, तो इसको 1.5 मानना पड़ता। तो 1.5 मानते तो पॉइंट में चली जाती बात। तो इसलिए मैंने 3 का मल्टीपल मान लिया, 3 का डबल कर दिया, इसको 6 मान लिया। 6 का 1/3 2 और ये 6 इस संख्या का डबल है, तो ये 3 कहलाया। ठीक है ना? अब क्वेश्चन में पूछ लिया कि दे रखा है अंकों का योगफल 132 है। 6 और 3 9 और 2 11। यहाँ पे कितना है बेटा? 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू 132 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12। भाई 132 को 11 से डिवाइड कर दो तो कितना आया? 12। तो सवाल में पूछ लिया कि बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 पेंसिल। 1 पेंसिल अगर 12 की आती है तो 3 पेंसिल 12 आती है 36 की आएगी। तो इसका मतलब आंसर हुआ हमारा ए ऑप्शन। तो इस टाइप के सवाल को किस तरीके से करना है आपको समझ में आया होगा कि नहीं? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। ठीक है ना? नोट करो, तब तक अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई बाकी बच्चे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो सकता है समझने का प्रयास करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 समझिए। 18 में कहा गया है कि किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए, किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 113% हो जाती है। तो वह अपने आप की 113% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? ऑप्शन दिखे गए होंगे। सवाल यह है बेटा कि जब हम किसी संख्या में 26 जोड़ते हैं तो 26 जोड़ने के बाद वो संख्या अपने आप की 113% हो जाती है। तो बेटा हर कोई चीज अपने आप में 100% होती है। ये जो मार्कर आपको दिखाई दिया ये भी अपने आप में 100% है। तो संख्या भी अपने आप में वो 100% रही होगी, 100% रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं संख्या को 100% मान लो, क्योंकि सवाल परसेंटेज में है तो हमने संख्या भी पूरी 100% मान ली। क्लियर हुई बात? अगर किसी संख्या में हम 26 जोड़ दे तो वो किसी संख्या हमने क्या मान ली? 100%। अगर मैं उसमें 26 जोड़ दूं तो 26 जोड़ने पर होगा क्या? वो संख्या अपने आप की 113% हो जाती है। तो 100% का 113% क्या होगा? 113% ही होगा कि नहीं होगा? तो कितना हो जाती है बेटा? 113% हो जाती है। तो कह रहा कि संख्या बताइए क्या होगी। तो संख्या बताइए क्या होगी। तो मुझे बताओ 113% में से 100% घटाओगे तो 13% नहीं बचेगा। तो इसका मतलब 13% 26 के बराबर नहीं होगा। 1% किसके बराबर होगा? 1% 2 के बराबर नहीं होगा। तो 100% किसके बराबर होगा? तो 100% 200 के बराबर नहीं होगा। क्या आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर भी क्या होगा बेटा? 200 होगा। जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है बेटा? आपका ऑप्शन है बेटा ये 200, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं भाई 19 पे। 19वां सवाल देखते हैं भाई, नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका भाई, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिएगा। यदि एक संख्या के 170% को 66 में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के 2 गुने के बराबर हो जाता है। तो संख्या क्या होगी? सेम सवाल है।
भाई अब की बार फिर से 170% में 66 जोड़ा गया तो संख्या जो हो जाती है अपने आप की 2 गुना हो जाती है। भाई हमारी संख्या अगर मान के चलो, देखो सवाल एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो सवाल में क्या कहा गया, यदि एक संख्या के 170% को 66 में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। अगर आप संख्या 100% मानते हो तो 100% का 170% कितना होगा, 170% ही होगा। और उसमें अगर 66 जोड़ते हो तो संख्या अपने आप की दुगनी हो जाती है। और संख्या मान के चल रहे हैं बेटा 100%, तो 100% का डबल क्या होगा, 200%। ये 100% का डबल 200%, तो 200% में से 170% घटाओगे तो कितना बचेगा, 30%। तो 30% किसके बराबर है, 66 के। तो 1% किसके बराबर होगा भाई, 1% 66/30 के बराबर होगा। और हमें निकालना है 100%, तो 100% निकालना है तो 100 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, इधर भी कर दो। जब आप 100 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये 100%, और इधर भी करोगे 100 की मल्टीप्लाई तो ये भी 100%। तो 0 से 0 काट दिया, 3 से उड़ा दिया, ये 22 3 66 और 22 गुणा 10 कितना आ गया, 220, जो कि हमारा बी ऑप्शन है आंसर। तो 220 आंसर आ चुका। तो इसी तरीके से इस टाइप के सवाल को करना है, ठीक है बेटा। तो आंसर आ गया आपका 220, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 पे। नोट कर लिया इसको आपने, कर लो जल्दी से, नोट नहीं किया तो। चलो अगला सवाल पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 19 सवाल हमारे हो चुके। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 समझो भाई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा देखिएगा। कह रहा कि एक अंडे का एक टोकरे में हर 25 क्या लिख रहा भाई, देखो। एक अंडे का एक टोकरी में हर 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा है, हर 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा है। यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी होते हैं तो टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे होते हैं। तो टोकरी में अंडों की संख्या की गणना करें। ऑप्शन है 380, 400, 420 और 440। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि एक अंडे के एक टोकरे में हर 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा है। तो ये कह रहा कि हर 25 अंडों में से, समझने का प्रयास करना भाई, हर 25 अंडों में से एक अंडा जो है सड़ा हुआ है। अगर कुल अंडे 25 है तो 25 में एक सड़ा हुआ है, ये बात हुई इसका मतलब, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी होते हैं। कह रहा कि अगर 8 में से 5 अंडे अनुपयोगी होते हैं, ठीक है, अनुपयोगी होते हैं, और टोकरी में कुल व्यर्थ अंडे 10 होते हैं, तो टोकरी में अंडों की संख्या की गणना करें। देखिएगा भाई, क्वेश्चन ये था एक टोकरा है और उस टोकरे में हर 25 अंडों में एक सड़ा हुआ अंडा है। तो इसका मतलब अगर ये टोटल अंडे 25 है तो बेकार अंडा कितने हैं, बेकार बिल्कुल एकदम बकवास अंडे, यानी कि व्यर्थ लिख देते हैं। व्यर्थ अंडे कितने हैं भाई, एक। अगर कुल अंडे 25 है तो 25 में अनुपयोगी कितने हैं, सड़ा हुआ अंडा कितना है, एक। तो 25 पे एक अनुपयोगी है। फिर कह रहा कि अगर 8 अंडे टोटल है तो 8 में से 5 अंडे सड़े हुए अनुपयोगी है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा बेटा तो सवाल में लास्ट में क्या पूछा गया कि टोटल अंडों की संख्या क्या है। तो बेटा टोटल की और व्यर्थ के साथ मैंने रेशो बना लिया सीधा कि व्यर्थ का टोटल के साथ क्या रेशो बना कि 25 में एक खराब है, 8 में 5 खराब है, तो इनको कर दो मर्ज, 5 पंजे 25। तो इसका मतलब ये हुआ 1/40 कि अगर टोकरी में टोटल 40 अंडे थे तो इन 40 अंडों में खराब अंडों की जो संख्या है वो 1 है। जबकि सवाल वाला कह रहा कि नहीं बेटा कि खराब अंडों की संख्या तो 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 10, 40 यूनिट की वैल्यू 400 नहीं हो जाएगी क्या। तो इस बात का मतलब है कि हमारे सवाल का उत्तर भी 400 होगा। तो इस तरीके से इस सवाल को अंजाम देना है, भले ही 4-5 लाइन का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है रेशो बना के इन सवाल को कर लेते हैं, ठीक है। तो नोट करो भाई फटाफट तब तक जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका, ठीक है। हो गया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़े। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो तब तक आप। क्वेश्चन नंबर 21 देखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा हमारा
कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 16.25% तथा 55% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? 85% है या 81.5% है या 75% है या 61.25% है? समझिए बच्चा, ये कह रहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लस यूपीएसआई प्लस दिल्ली पुलिस, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, हर एग्जाम के लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है। पता नहीं कितनी बार डाटा चेंज कर करके इस टाइप का सवाल पूछा गया है, ठीक है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। तो क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, चलिएगा। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 16.25% तथा 55% अधिक है। तो बेटा तीसरी संख्या के बारे में आपको नहीं पता, अगर तीसरी संख्या के बारे में आपको नहीं पता और क्वेश्चन परसेंटेज में दे रखा हो तो तीसरी संख्या को हमेशा 100% बना देना। तीसरी संख्या को क्या मान लोगे? 100%। मेंटली करना है, मन में रखना है कि तीसरी संख्या हमारी 100% है, ठीक है। तो हमें बात करनी पहली संख्या और दूसरी संख्या पे। कह रहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 16.25% और 55% अधिक है। अगर हमारी तीसरी संख्या 16 है तो पहली संख्या बेटा 16.25% ज्यादा है, यानी कि 100 से 16.25 ज्यादा है। तो 100 में 16.25 जोड़ दोगे तो क्या 116.25 नहीं आ जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल भी। और दूसरी जो संख्या है, वो जो तीसरी संख्या हमने 100% मान रखी है, उससे 55% ज्यादा है। तो 100 पर 100 का 55% 55 ही तो होगा, तो इसका मतलब 55 ज्यादा लिख दो, 100 में 55 जोड़ के लिख दो 155। तो इसका मतलब ये होगा दूसरी संख्या हमारी 155 रही होगी। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछ लिया बेटा? क्वेश्चन में पूछ लिया माय डियर स्टूडेंट कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बेटा आपसे पूछ रखा है कि जो पहली संख्या है, ये वाली जो संख्या है, इस दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रखी कि कौन किससे कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, कम या ज्यादा नहीं पूछ रहा, इसने डायरेक्टली पहली संख्या को दूसरी संख्या के रेस्पेक्ट में पूछ लिया कि कितना प्रतिशत है। तो बेटा जब भी इस टाइप का सवाल होगा ना, आंसर अगर परसेंटेज में देना हो तो वैल्यू को ना रेशियो में बदल दो सबसे पहले। किसमें बदल लोगे? रेशियो में बदल दो सबसे पहले। तो आप एक काम करो, ये जो आपको पॉइंट चमक रहा है ना, पॉइंट हटा दो और इधर क्या कर दो, 100 की मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 100 की मल्टीप्लाई इधर भी करी आपने, 100 की मल्टीप्लाई इधर भी करी, तो 100 की मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट हट ही जाएगा ना। तो मुझे बताओ, जिस संख्या की लास्ट में ना 25 दिखता हो तो वो संख्या 25 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। तो 25 उड़ा दो उसको, 25 का 100, 16 162, 25 का 150 और 25 पंजे 125। देख लो एक बार फिर से, 25 का 100, 16 बचेगा यानी कि 162, 25 का 150, 12 बचेगा, 25 पंजे 125 यानी कि 465 बार ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। 25 का 100, 4 बार कट गया, 5 से काट दो, 5 × 15, 5 एकम 5, ये 5 से कटेगा, 5 × 45, कितना बचा? 1, 5 × 15, तो 31 कितना हो गया बेटा? 93, 31 93 और इधर क्या बचा? 4, यानी कि रेशियो क्या है बेटा? 3:4 का रेशियो आ गया। रेशियो क्या है बेटा? 3:4 आ गया। और हमसे पूछना चाहता है कि पहली संख्या यानी कि 3 दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी कि 4। जिस चीज को पूछता है हमेशा न्यूमरेटर यानी कि अंश में होगा, और जिस चीज के रेस्पेक्ट में पूछता है वो हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि हर में होगा। तो बेटा ये फर्जी तरीके मत याद रखना कि कम बटा अधिक गुणा 100 या अधिक बटा कम गुणा 100, ये सब बकवास की चीजें यार, जी फर्जी चीजें हैं, ठीक है ना। तो आपको बस केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि जिस चीज को भी हमेशा पूछेगा वो उसको अंश में रखना है, न्यूमरेटर में रखना है। और जो चीज तुमसे पूछता है कि किसके रेस्पेक्ट में होगा तो वो हमेशा हर में होता है, यानी कि डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है ना। तो 3 के बारे में पूछ रहा कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या को पूछ रहा ना, 3 ऊपर रहेगा, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा? 4 के। परसेंटेज में पूछ रहा, गुणा 100 कर दोगे, 4 से उड़ा दो 25, 25 × 75, यानी कि आपका जवाब आ गया 75%, जो कि ऑप्शन सी है। समझ रहे बात को? तो उम्मीद करता हूँ चीजें एकदम क्लियर हुई होगी भाई। नोट करो फटाफट से, सी ऑप्शन आपका आंसर आ चुका। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है बच्चों, चलिएगा तो नोट कर लो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 22 है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो, तब तक आ चुका होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा।
ठीक है ना, 10%, 7%, 11.11% या 18.92%। क्लियर होगी बात, 30% और 37%। तो ये भी सवाल बेटा संख्या पर ही आधारित है। इसमें जो पूछा गया है कि जो तीसरी संख्या है उसके बारे में हमें नहीं दे रखा, लेकिन जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, इसके बारे में क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो तीसरी संख्या को अपन क्या मानता है, हमेशा 100% मानता है। कितना, 100%। अगर ये पहली संख्या है और ये कोई तीसरी संख्या रही होगी, उससे कितना कम है, 30%। तो 100 का 30% 30 होगा, तो 30 कम करके लिखोगे 70। ये 37% कम है, तो 100 का 37% कितना होगा, 37 होगा। तो 100 का 37% 37, यानी कि 37 कम करके लिखोगे तो बेटा 63। तो इसको अब काट दोगे 10 बार कटेगा, ये 7 से काट दोगे 9 बार कटेगा। तो रेशो बन चुका बेटा 10:9। तो सवाल में लिखा हुआ है कि बताइए दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। यानी कि दूसरी संख्या को हमें पहली संख्या के बराबर करना है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है। यानी कि 9 को हमें 10 के बराबर करना है, तो 9 को 10 के बराबर करने के लिए मुझे 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा बेटा, 1 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। 9 को अगर 10 बनाना चाहते हो तो 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कितने पर करोगे, तुम कहोगे 9 पर करोगे, 9 में ही तो वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 1/9 परसेंटेज में निकालना, तो गुणा 100 और कर दो, तो आपका जवाब आ गया बेटा 11 सही, 1/9%, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। लेकिन इसकी अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 11.11। तो इसका मतलब हमारा जो जवाब होगा बेटा वो 11.11 होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ चीजें एकदम क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था हमारे 22 सवाल, अब तक मिसलेनियस क्वेश्चन के कितने सवाल हुए, 22 सवाल हो चुके। ठीक है, और ये जो सवाल है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा इन सवाल को हमेशा बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना, क्या पता कौन सा सवाल तुम्हारे कौन से एग्जाम में टकरा जाए। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों अब इस क्लास को करते हैं बंद, है ना, विराम देते हैं इस क्लास को, वरना लंबी क्लास हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, मिसलेनियस क्वेश्चनों की ही अभी बौछार चलती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।